है। सेम फीवर है। देखिए तो, छुइए तो इसका। हाँ, ना है अभी। ये तो बोल रही ना। कहाँ है दवाई दिखाई? ये तो अथी है हो, एलर्जी का है। तो एलर्जी का। और बुखार का कहाँ? थोड़ा देर पढ़ लीजिए न, पढ़ लीजिए न, क्या होगा। पढ़िए। लाइव हो गया। हाँ, चलिए। भारतीय राज्य व्यवस्था में पहला चैप्टर खत्म हो गया था। आज से दूसरा चैप्टर शुरू करना है। और दूसरा चैप्टर होगा संविधान का निर्माण। जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर की अगर हम बात करें तो दूसरा चैप्टर है संविधान का निर्माण। दूसरा चैप्टर है संविधान का निर्माण। दूसरा चैप्टर है संविधान का निर्माण। आइए समझिए, समझिए। देखिए, भारत में अगर संविधान को लेकर बात कही जाए कि भारत के लिए संविधान निर्माण को लेकर संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने किया है, तो उसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की अगर आप बात करेंगे तो जो बाल गंगाधर तिलक है, उनके द्वारा 1895 ईस्वी में, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में स्वराज्य विधेयक पारित किया गया था। स्वराज्य विधेयक। बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में स्वराज्य विधेयक पारित किए गए। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में स्वराज्य विधेयक पारित किए गए। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में स्वराज्य विधेयक पारित किए गए। स्वराज, स्वराज शब्द की अगर हम लोग बात करें तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया, उस स्वराज को आगे बढ़ाने का काम बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने किया। उसी क्रम में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पारित किया और इस विधेयक के जरिए ही बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार यह मांग किया, भारत
के संविधान को बनाने हेतु एक संविधान सभा होनी चाहिए। भारत के संविधान को बनाने हेतु एक संविधान सभा होनी चाहिए। इस प्रकार की मांग स्वराज विधेयक के जरिए 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया। आगे चलकर महात्मा गांधी को जब असहयोग आंदोलन के तहत एक पहचान मिली तो महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में यह इच्छा जाहिर किया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के इच्छानुसार किया जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण जो है भारतीयों के इच्छा अनुसार किया जाएगा। फिर आगे चलकर भारत के संविधान के निर्माण को लेकर संविधान सभा और संविधान का निर्माण कैसे हो इसको लेकर के लगातार मांगे उठती रही। उसी क्रम में जब 1928 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू आयोग का गठन हुआ तो नेहरू आयोग ने जो रिपोर्ट दिया उसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान के निर्माण को लेकर संविधान सभा की बातें की गई थी। और फिर आगे चलकर कांग्रेस ने भी 1935 ईस्वी में संविधान के निर्माण को लेकर संविधान सभा की मांग किया। और फिर 1938 ईस्वी में पंडित नेहरू ने भी यह मांग किया कि भारत के संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन होगा और उस संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। यानी उनकी यह मांग थी कि संविधान का निर्माण भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर होनी चाहिए। संविधान का निर्माण भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर होनी चाहिए, उनकी यह मांग थी पंडित नेहरू की। तो कहने का मतलब यह है कि संविधान के निर्माण को लेकर मांगे ब्रिटिश काल में बहुत पहले से हो रही थी। और देखिए, अगर आप देश की बात करेंगे और देश में शासन प्रशासन की बात करेंगे, अगर आप देश की बात करेंगे और देश में शासन प्रशासन की बात करेंगे तो देश और देश में शासन प्रशासन संविधान से चलता है। देश और देश में शासन प्रशासन अगर देखा जाए तो संविधान से चलता है। तो उस संविधान की मांग ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन अंग्रेजों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अंग्रेजों की अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और अंग्रेज संविधान के निर्माण पर ध्यान तब दिया जब अंग्रेज अपना बोरा बिस्तर समेटकर भारत से जा रहा था। तो अगर आप अंग्रेजों की बात करेंगे तो अंग्रेजों ने भारतीयों के इस मांग पर, अंग्रेजों ने भारतीयों के संविधान निर्माण के मांग पर, अंग्रेजों ने भारतीयों के संविधान के निर्माण के मांग पर ध्यान 1940 ईस्वी के बाद देना शुरू किया। 1940 ईस्वी के बाद देना शुरू किया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव में संविधान निर्माण की मांग को अंग्रेजों ने स्वीकार किया। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन योजना आया, उसने भी संविधान निर्माण को लेकर यह कहा भारत के लिए संविधान का निर्माण होगा और संविधान के निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। आगे चलकर 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना आया और कैबिनेट मिशन योजना ने भी ये कहा भारत के लिए एक संविधान का निर्माण होगा और संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और उसी कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर भारत के संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन हुआ और उसी संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। उसी संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। तो इसमें देखिए आप, परीक्षा के लिहाज से 2-3 बात महत्वपूर्ण है, लेकिन जो बात हम आपको बोले हैं
उसको संक्षेपित करते हैं, उसको संक्षेपित करते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। बहुत पहले से, आजादी के लगभग 50-60 वर्ष पहले से, आजादी हम लोगों को 1947 में मिली है। आजादी के लगभग 50-60 वर्ष पहले से हम भारतीयों के द्वारा लगातार यह मांग किया जाता रहा है कि भारत के लिए एक संविधान बनना चाहिए, और भारत के लिए जो संविधान बनना चाहिए, उस संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। यह मांग हम भारतीयों के द्वारा यह मांग समय समय पर किया गया, लेकिन हम भारतीयों के इस मांग को अंग्रेजों ने नजरअंदाज किया, और अंग्रेज हम भारतीयों की इस मांग को तब स्वीकार किया जब अंग्रेज अपना बोरा बिस्तर समेटकर जाने लगे। और फिर जो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत आई, उस योजना के सिफारिश के तहत ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, और उसी संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना आप सब लोग जानते हैं। जो कैबिनेट मिशन योजना है, कैबिनेट मिशन योजना कैबिनेट मिशन योजना की अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना भारत आई है 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946। अब कैबिनेट मिशन योजना को कैबिनेट मिशन योजना क्यों कहा जाता है, इसको आप थोड़ा समझिएगा। देखिए, हुआ क्या था, आप याद कीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुए हैं 1939 से 1945। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, और फिर इंग्लैंड में आम चुनाव हुए 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में इंग्लैंड में आम चुनाव हुए। 1945 ईस्वी में इंग्लैंड में आम चुनाव हुए। 1945 ईस्वी में इंग्लैंड में जो आम चुनाव हुए, उस आम चुनाव में एक राजनीतिक पार्टी भाग लिया था, वह था लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने 1945 के आम चुनाव के दौरान भारतीयों से यह वादा किया था कि अगर 1945 के आम चुनाव में लेबर पार्टी की जीत होती है और प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बनते हैं, तो वो भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंपने को लेकर काम करेंगे। तो क्लीमेंट एटली भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंपना चाहते थे। तो क्लीमेंट एटली भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंपने की दिशा में कदम बढ़ाने हेतु ही अपने कैबिनेट के, अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों के समूह को मार्च 1946 में भारत भेजा। कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस, ये तीनों क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल के कैबिनेट के सदस्य थे। क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल के कैबिनेट के सदस्य थे। तो क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल या कैबिनेट के सदस्य थे ये तीनों, और इन्हीं तीनों सदस्यों का एक समूह पहुंचा मार्च 1946 में भारत।
जिस वजह से उसको नाम दे दिया गया कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को भारत आई और आपके बिहार एसआई में 2 बार यह प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य आए और नहीं है, दोनों रूप में पूछा गया है। तो कैबिनेट मिशन योजना के 3 सदस्य थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। याद रखने का ट्रिक है काल, KAL काल, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। इसमें पेंथिक लॉरेंस भारत सचिव के पद पर थे, AB अलेक्जेंडर नौसेना विभाग के प्रधान थे और स्टेफर्ड क्रिप्स वाणिज्य विभाग के प्रधान थे। स्टेफर्ड क्रिप्स वाणिज्य विभाग के प्रधान थे, AB अलेक्जेंडर नौसेना विभाग के प्रधान थे और पेंथिक लॉरेंस भारत सचिव पद पर थे। इन तीनों पदों में सबसे बड़ा पद था भारत सचिव का पद, जिस पद पर पेंथिक लॉरेंस थे। तो भारत सचिव पद पर पेंथिक लॉरेंस थे, वह पद सबसे बड़ा पद था। इसी वजह से कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता पेंथिक लॉरेंस ने किया। पेंथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता किया और पेंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में ही कैबिनेट मिशन योजना अपनी सिफारिश मई 1946 में रखा या दिया। जो कैबिनेट मिशन योजना है, इसने अपनी सिफारिश मई 1946 में दिया। मई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना ने जो सिफारिश दिया, कई प्रकार की सिफारिशें कैबिनेट मिशन योजना ने किया। उसमें कैबिनेट मिशन योजना ने एक यह भी सिफारिश किया कि भारत के संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का गठन होगा और कैबिनेट मिशन योजना ने जो यह सिफारिश किया, इसी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। और कैबिनेट मिशन योजना ने यह भी सिफारिश किया कि भारत के भीतर जो संविधान सभा का गठन होगा, उस संविधान सभा में प्रत्येक 10 लाख आबादी पर एक सदस्य शामिल होंगे। प्रत्येक 10 लाख आबादी पर एक सदस्य संविधान सभा में आएंगे। प्रत्येक 10 लाख आबादी पर संविधान सभा में एक सदस्य शामिल होंगे। प्रत्येक 10 लाख आबादी पर एक सदस्य संविधान सभा में शामिल होंगे। संविधान सभा में शामिल होंगे। तो 10 लाख आबादी पर एक सदस्य शामिल होंगे। इसके बाद आपको 10 लाख आबादी पर संविधान सभा में एक सदस्य को शामिल करने की बातें कही गई। उस समय भारत की आबादी हुआ करती थी लगभग 40 करोड़ के आसपास। 40 करोड़। आज हमारी आबादी 140 करोड़ है। आज हमारी आबादी 140 करोड़ है, लेकिन उस समय हमारे देश की आबादी हुआ करती थी लगभग 40 करोड़ के आसपास। और उस आधार पर संविधान सभा की अगर आप बात करेंगे तो उस आधार पर जो है संविधान सभा में 389 सदस्य गुना भाग कर न लीजिएगा तो लगभग 40 करोड़ आपको मिल जाएगा। तो 389 सदस्य। कैबिनेट मिशन योजना ने ही यह निर्धारित किया कि संविधान सभा में होना चाहिए 389 सदस्य। और कैबिनेट मिशन योजना ने जो यह निर्धारित किया कि संविधान सभा में 389 सदस्य होनी चाहिए, उस 389 सदस्य में संविधान सभा ने यह कहा कि 389 में 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से होने चाहिए। अरे शांत रहिए ना मास्टर, हम ना है कि आप हैं मास्टर? बता रहे, आराम से समझिए। 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से होना चाहिए और 93 सदस्य होना चाहिए देसी रियासत से। 93 सदस्य होना चाहिए देसी रियासत से। देसी रियासत से। देखिए, जैसे आज भारत में 2 प्रकार का क्षेत्र है, एक राज्य है और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है। एक राज्य है और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। उसी प्रकार से उस समय के भारत में 1946 ईस्वी के समय के भारत में
1946 ईस्वी के समय के भारत में दो प्रकार का क्षेत्र था, एक ब्रिटिश प्रांत और एक देसी रियासत। जहां अंग्रेजों का शासन था वो ब्रिटिश प्रांत, जैसे बिहार, बंगाल, मुंबई, मद्रास, ओडिशा, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, ये सब ब्रिटिश प्रांत था। और जहां पर राजा महाराजाओं का शासन था वो था आपको देसी रियासत। और जो भारत के लिए संविधान बनने थे वो संविधान पूरे भारतवर्ष के लिए बनने थे। भारत के लिए जो संविधान बनने थे, भारत के लिए जो संविधान बनने थे वो संविधान पूरे भारतवर्ष के लिए बनने थे। ऐसा नहीं था कि संविधान सिर्फ ब्रिटिश प्रांत के लिए बनने थे, नहीं। संविधान सिर्फ ब्रिटिश प्रांत के लिए नहीं बनने थे, संविधान सिर्फ देसी रियासत के लिए नहीं बनने थे, बल्कि संविधान पूरे भारतवर्ष के लिए बनने थे। अब जब संविधान पूरे भारतवर्ष के लिए बनने थे तो संविधान सभा में पूरे भारतवर्ष के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आए? एकदम होना चाहिए। पूरे भारतवर्ष के लिए संविधान बन रहा है तो पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधि संविधान सभा में होना चाहिए। इसी वजह से यह प्रावधान किया गया कि 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आएंगे और 93 सदस्य आएंगे देसी रियासत से। अब 296 सदस्यों में भी यह कहा गया 292 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांत से आएंगे। उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था, 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था। और उस समय जो 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था उसमें असम हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ओडिशा हो गया, फिर मध्य प्रांत हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, फिर मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, पंजाब हो गया, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत हो गया, सिंध हो गया। ये सभी 11 ब्रिटिश प्रांत में शामिल हुआ करते थे। तो 296 में से 292 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांत से आएंगे और 4 सदस्य आएंगे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, इन क्षेत्रों से जो है 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से जो है 4 सदस्य आएंगे। तो 389 में से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आने थे और 93 सदस्य आने थे देसी रियासत से। 93 सदस्य आने थे देसी रियासत से। 93 सदस्य जो देसी रियासत से आने थे, देसी रियासत के सदस्यों को नॉमिनेट किया जाना था, मनोनीत किया जाना था, मनोनीत किया जाना था। और ब्रिटिश प्रांत से जो 296 सदस्य आने थे इसके लिए चुनाव होने थे, इसके लिए चुनाव होने थे और इसके लिए चुनाव हुए भी, इसके लिए चुनाव हुए भी। जैसे आज राज्यसभा में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और 233 सदस्य होते हैं निर्वाचित। उसी प्रकार से संविधान सभा में जो कैबिनेट मिशन योजना ने सिफारिश 389 सदस्यों का किया, उसमें 389 में से 296 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांत से आने थे जिसका चुनाव होना था। जो निर्वाचित होते 93 सदस्य जो कि देसी रियासत से आना था, इनका मनोनयन होना था, ये मनोनीत होते। देसी रियासत के राजे महाराजे आपसी सहमति से जो है 93 सदस्य को मनोनीत करने का काम करते। अब यहां पर हम यह बात कह सकते हैं कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वह ना तो पूर्णतः निर्वाचित थे और ना ही पूर्णतः मनोनीत थे, बल्कि संविधान सभा के सदस्य आंशिक तौर पर निर्वाचित थे
और आंशिक तौर पर मनोनीत थे। यानी संविधान सभा में कुछ निर्वाचित सदस्य भी थे और संविधान सभा में कुछ मनोनीत सदस्य भी थे। 93 देशी रियासत से मनोनीत सदस्य थे और 296 ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित सदस्य थे। तो संविधान सभा में सिर्फ निर्वाचित सदस्य नहीं थे और संविधान सभा में सिर्फ मनोनीत सदस्य भी नहीं थे, बल्कि संविधान सभा की हम बात करें तो संविधान सभा में निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य थे, दोनों प्रकार के सदस्य थे। अब 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए और 296 सदस्यों के लिए अगर चुनाव की हम बात करें तो 296 सदस्यों के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। जुलाई अगस्त 1946 में 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। जुलाई अगस्त 1946 में 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए और इस चुनाव का जब परिणाम आया तो इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस। कांग्रेस को 208 सीट मिला। फिर मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला, 73 सीट मिला। फिर स्वतंत्र इंडिपेंडेंट 8 इंडिपेंडेंट 8 उम्मीदवार जीते थे। और फिर छोटी छोटी पार्टियां जैसे कृषक प्रजा पार्टी को 1 सीट मिला, जैसे यूनियनिस्ट पार्टी को 1 सीट मिला, जैसे सिख पार्टी गैर कांग्रेसी 1 सीट मिला। यानी अन्य छोटी छोटी पार्टियों को 1-1 सीट मिला। मूल तौर पर 208 सीट कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 8 इंडिपेंडेंट और 7 छोटी छोटी पार्टियों को जो है 1-1 सीट मिला, जिसमें कृषक प्रजा पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, सिख पार्टी ये सब प्रमुख है। सबको 1-1 सीट मिला, सबको 1-1 सीट मिला। ठीक है, सबको 1-1 सीट मिला। तो 296 सदस्यों में से 208 सदस्य सिर्फ कांग्रेस के थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस का वर्चस्व संविधान सभा में दिखने लगा था। कांग्रेस का वर्चस्व संविधान सभा में दिखने लगा। मुस्लिम लीग के सदस्यों को इस बात का आभास हो गया। मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग के सदस्यों को इस बात का आभास हो गया कि संविधान सभा में उसका चलने उलने वाला है नहीं। संविधान सभा में कांग्रेस का चलेगा, कांग्रेस का वर्चस्व रहेगा। तो मुस्लिम लीग के सदस्य चुनाव परिणाम के बाद ही संविधान सभा का विरोध करना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग के सदस्य चुनाव परिणाम के बाद ही संविधान सभा का विरोध करना शुरू कर दिया। और फिर मुस्लिम लीग के सदस्य तरह तरह के आरोप लगाने लगे संविधान सभा पर, कांग्रेस पर, और तरह तरह की मांग करने लगा। मुस्लिम लीग के सदस्य यह मांग करने लगा कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, वहां के लिए एक अलग संविधान सभा चाहिए, मतलब हमें मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान के लिए जो संविधान बनेगा उसके लिए एक अलग संविधान सभा चाहिए। ये सब मांग करने लगे अपना मुस्लिम लीग के सदस्य। लेकिन ध्यान रखिए, संविधान सभा में हर धर्म को उसका उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। जिस धर्म की जितनी जनसंख्या उसका उतना अधिक प्रतिनिधित्व। भारत हमेशा से हिंदुओं का देश रहा है। भारत में सबसे ज्यादा हिंदू रहे हैं प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक। प्राचीन काल में तो इस्लाम धर्म था ही नहीं, इस्लाम धर्म तो मध्यकाल में आया है। प्राचीन काल से लेकर अभी तक भारत हमेशा से हिंदुओं का देश रहा। हिंदू आबादी भारत में हमेशा अधिक रहा है।
संविधान सभा में हिंदू 163, मुसलमान 80, अनुसूचित जाति 31, अनुसूचित जनजाति 6, भारतीय ईसाई 6, सिख 4, आंग्ल भारतीय 3, पारसी 3। यानी हर समुदाय के लोग संविधान सभा में थे। आप थोड़ा सोच करके देखिए कि संविधान सभा में किस प्रकार सामंजस्य बैठाया गया, कि ऐसा नहीं कि हिंदुओं का देश है, हिंदुओं की अधिकतर आबादी देश में है तो सब हिंदुए संविधान सभा का सदस्य बनेगा, नहीं। हर चीज को ध्यान में रखा गया। यानी कोई भी समुदाय, किसी भी धर्म को यह ना लगे कि उसकी उपेक्षा भारत में हो रही है। इसी वजह से संविधान सभा में अगर आप देखेंगे तो हिंदू 163 को मिल जाएगा सबसे ज्यादा, मुसलमान 80 को मिल जाएगा, अनुसूचित जाति 31 को मिल जाएगा, फिर आपको भारतीय ईसाई 6 को मिल जाएगा, अनुसूचित जनजाति 6 को मिल जाएगा, सिख 4 को मिल जाएगा, पारसी 3 को मिल जाएगा, एंग्लो इंडियन 3 को मिल जाएगा। हर समुदाय के लोग संविधान सभा में थे। यहां से एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। यहां से क्या पूछा है, क्वेश्चन हम लिख ही देते हैं। संविधान सभा में किन समुदायों का प्रतिनिधित्व एक समान था? एक समान था। ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम, ऑप्शन बी सिख ईसाई, ऑप्शन सी पारसी, एंग्लो इंडियन, ऑप्शन डी SC ST। क्या होगा उत्तर? कितने लोग सी के पक्ष में, हाथ खड़ा कीजिए तो। हाँ ठीक है, जो लोग सी के पक्ष में है, सी अगर आपको उत्तर आ रहा है मतलब आप बात को समझ रहे हैं। अगर आपको सी उत्तर नहीं आ रहा है मतलब आप बात को नहीं समझ रहे हैं। अगर आपको उत्तर सी आ रहा है मतलब आप बात को समझ रहे हैं। अगर आपको उत्तर सी नहीं आ रहा है मतलब आप बात को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, सब चीज तो यहां पे लिखा हुआ है महाराज। हिंदू कितना है, मुसलमान कितना है, सिख कितना है, ईसाई कितना है। क्वेश्चन उस साइड लिखा हुआ है, ऑप्शन लिखा हुआ है। देखिए ना, भारतीय ईसाई अनुसूचित जनजाति, इन दोनों की संख्या एक समान है 6-6। पारसी और एंग्लो इंडियन, इन दोनों की संख्या एक समान है 3-3। तो एक समान प्रतिनिधित्व तो पारसी एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाई अनुसूचित जनजाति का है। और ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा एम लक्ष्मीकांत का आंकड़ा है। अन्य बुक में अलग अलग आंकड़ा देता है, लेकिन पॉलिटी में हमको लगता है एम लक्ष्मीकांत सबसे ऑथेंटिक बुक है, उसकी ऑथेंटिसिटी सबसे ज्यादा है। तो इसलिए अन्य बुक अलग आंकड़ा देता है, उससे मतलब न है, लेकिन इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस के अधिकतर सदस्य जीते चुनाव। कांग्रेस का बोलबाला संविधान सभा में था।
मुस्लिम लीग इसी वजह से संविधान सभा का विरोध करना शुरू कर दिया। और एक बात और, संविधान सभा की अगर आप बात करेंगे तो संविधान सभा में महिला सदस्य बहुत कम थी, मात्र 15 महिला सदस्य थी, मात्र 15 महिला सदस्य थी, 15। और जो मात्र 15 महिला सदस्य थी, सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, हंसा मेहता, लीला रे, पूर्णिमा बनर्जी, इसके बाद दक्षयानी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, फिर इसके बाद आपको मालती चौधरी, कमला चौधरी, फिर इसके बाद आपको दुर्गाबाई, हाँ दुर्गाबाई, ये सब संविधान सभा की 15 महिला सदस्य में शामिल थी। और एक बात ध्यान में रखिए, संविधान सभा के 15 महिला सदस्यों का नाम याद रखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि पूछा जाता है निम्न में से कौन संविधान सभा की 15 महिला सदस्य है और कौन 15 महिला सदस्य नहीं। और साथ ही साथ उसमें आपके नोट में इस बात का भी विवरण हम दे दिए हैं कि सरोजिनी नायडू कहां से संविधान सभा की सदस्य बनी थी। तो सरोजिनी नायडू बिहार से बनी थी। फिर राजकुमारी अमृता कौर कहां से बनी थी, सुचेता कृपलानी कहां से बनी थी, तो सबका विवरण हम आपको नोट में दे दिए हैं। कौन कहां से संविधान सभा की 15 महिला सदस्य बनी थी, सब बात का जिक्र नोट में है, उसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, देख नहीं लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और कम से कम 15 महिला सदस्य का तो नाम याद रहना चाहिए कि हाँ ये 15 महिला सदस्य है जो संविधान सभा की सदस्य थी। और वो 15 महिला सदस्य अलग से नहीं थी, वही 389 सदस्य में से 15 महिला सदस्य थी, अलग से नहीं थी। अब ये मत सोचिएगा कि अलग 389 के अलग 15 गो ना है, उसी में 15 गो महिला सदस्य, ठीक है। तो चुनाव के बाद यह तो स्पष्ट हो गया कि संविधान सभा में कांग्रेस का बोलबाला होने वाला है, और फिर इसी वजह से मुस्लिम लीग विरोध करने लगा। लेकिन इसके बावजूद संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में बुलाई गई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में बुलाई गई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में बुलाई गई, और फिर संविधान सभा वहीं से काम करना शुरू किया, वहां से काम करना शुरू किया। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा जानते हैं, संविधान सभा की कार्य प्रणाली से पहले तक पढ़िए एक बार। संविधान सभा की कार्य प्रणाली से पहले तक गुरुजी लोग एक बार पढ़िए। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग को भी पढ़ने बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बोलते हैं।
पढ़ लिए? आइए, है गुरुजी लोग, आइए मुंह पर कीजिए। स्वराज विधेयक 1895 के जरिए संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। एक बार फिर से, स्वराज विधेयक 1895 के जरिए संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। किसने 1922 में यह इच्छा जाहिर किया, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के इच्छानुसार होगा? किसने 1922 में यह इच्छा जाहिर किया, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के इच्छानुसार होगा? 1928 में किस रिपोर्ट में संविधान सभा को लेकर मांग की गई थी? 1934 में सर्वप्रथम औपचारिक तौर पर संविधान की मांग किसने किया? एमएन रॉय। एमएन रॉय। इसके बाद फिर से बताइएगा, 1934 में सर्वप्रथम औपचारिक तौर पर संविधान की मांग किसने किया है? कांग्रेस ने कब संविधान की मांग किया? 1900। कांग्रेस के किस नेता ने यह मांग किया कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होनी चाहिए? पंडित जवाहरलाल। कांग्रेस के किस नेता ने यह मांग किया कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए? चलिए अगली बात बताइएगा, संविधान सभा के गठन की अगर बात की जाए तो संविधान सभा का जो गठन हुआ है किस योजना के सिफारिश पर हुआ है? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ है? संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ है? संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ है? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन कब हुआ है? 24 मार्च 1900। कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन कब हुआ है? कैबिनेट मिशन योजना अपनी सिफारिश कब दिया है? मई 1900। कैबिनेट मिशन योजना अपनी सिफारिश कब दिया है? मई 1900। कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य? कितने? कौन कौन? क्रिप्स अलेक्जेंडर और कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता किसने किया? पेंथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता किसने किया? कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा में कितने सदस्य निर्धारित किए? 389। 300। कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा में कितने सदस्य निर्धारित किए गए? 300। 300। कितना आबादी पर एक सदस्य? कितना आबादी पर एक सदस्य? कितना आबादी पर एक सदस्य? 10 लाख ना। और कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर संविधान सभा में जो 389 सदस्य निर्धारित किए गए उसमें ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य आने थे? ब्रिटिश प्रांत से, देसी रियासत से, देसी रियासत से। अच्छा, संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित थे, मनोनीत थे, या निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे? दोनों ना। संविधान सभा के 296 सदस्यों के लिए निर्वाचन कब हुए हैं? जुलाई अगस्त 1900। इस चुनाव में कांग्रेस को कितना सीट? कांग्रेस को कितना सीट? मुस्लिम लीग को, इंडिपेंडेंट तथा अन्य छोटी छोटी पार्टियां को एक एक सीट मिला। जैसे कृषक प्रजा पार्टी को कितना सीट? यूनियनिस्ट पार्टी को, सिख पार्टी को, यानी सबको एक एक सीट। क्लियर है ये बात? चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा, क्या संविधान सभा में सभी संप्रदाय या सभी धर्म के लोग थे, हां या ना? थे ना। सबसे ज्यादा कौन? सबसे ज्यादा कितना? कितना? मुसलमान कितना है? मुसलमान। अनुसूचित जाति
भारतीय ईसाई, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, सिख, पारसी, पारसी, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, संविधान सभा में महिला सदस्य, महिला सदस्य, महिला सदस्य, 15 महिला सदस्य का नाम बोलिए। हो गया। अब सुनिए, अब बात यह है कि आपको कुछ बोले थे, क्या बोले थे? होमवर्क दिए थे, कुछ दिए थे, पढ़े हैं, याद करके आए हैं? कितने लोग याद करके आए? हाथ खड़ा कीजिए, तो हाथ खड़ा कीजिए, सही से गिरा लीजिए। कितने कितने लोग नहीं याद करके आए? वो भी हाथ खड़ा कर लीजिए। चलिए, अब सुनिए, अब सुनिए, क्या सुनिए? 1 सितंबर तक आपको जो पढ़ाया जाएगा उसका एक टेस्ट होगा 5 सितंबर को, 5 सितंबर को, और उस टेस्ट में जो टॉप 100 लड़का, ताली नहीं बजाना है, ताली बजाने से ज्यादा जरूरी है मेहनत करके टॉप 100 में आ जाना है, समझे? और टेस्ट ऐसे नहीं होगा एक बेंच पर 3 गो बैठा के, ना, एक बेंच पे 2 गो, और क्वेश्चन भी अलग अलग रहेगा। एक बेंच पे 2 से 3 लोग रहेगा, तीनों का क्वेश्चन अलग अलग रहेगा, या क्वेश्चन का नंबरिंग अलग अलग रहेगा। किसी का क्वेश्चन 1 नंबर में जो है, दूसरे वाला का 99 नंबर में वो क्वेश्चन रहेगा, नंबरिंग चेंज हो जाएगा, समझे? इससे होगा कि चोरी नहीं कर पाइएगा, ठीक है? और जो होमवर्क दिए थे, दीजिए, पूछते हैं। बनाने के लिए भी दिए थे, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो, उधर वाली बैठिए, ठीक है? आप ठीक। प्रथम रोहिल्ला युद्ध कब हुआ है? 1774। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, इधर खड़ा हो जाइए, लड़की खड़ी हुई है, पिंक टी शर्ट। सर जॉन सोड के देशी राज्यों के प्रति तटस्थता या हस्तक्षेप की नीति का अपवाद बनकर कौन सा देशी राज्य उभरा? अवध। बैठ जाइए, खड़ी हो जाओ। लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार आयकर लगाया जो किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हॉलमार्क, हॉलमार्क्स। अच्छा, 24 कैरेट का सोना इसको लेने जाना, हॉलमार्क वाला लेगी। जेम्स विल्सन। प्रतिवर्ती ना है जी, मार फटास हम ठीक कर देंगे, समझिए? लड़की के पीछे जो बैठा हुआ, आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए, लड़की के जस्ट पीछे जो बैठा हुआ चश्मा वाला, हाँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। गवर्नर, गवर्नर जनरल, जनरल वाला ही ना है, ठीक है ना? सही, हाँ, भारत का, हाँ हाँ। क्या क्या बुलाए नहीं? और लास्ट क्लास में नहीं आए थे, कहाँ गए थे?
परीक्षा देने गए थे। एडमिट कार्ड कहाँ है, दिखाइए तो। मोबाइल लेते आइए। ये नमूना आदमी सर्वाहारी है, सर्वाहारी, सब जगह रहता है। जैसे सर्वाहारी सब कुछ न खाता है, भांग धतूर सब चीज। ये सर्वाहारी जीव है, कहाँ ही रहता है कहाँ नहीं रहता है पता ही नहीं चलता है। रेगुलर क्लास काहे न करते हैं जी आप? वाह महाराज, ये कौन सी कब है एग्जाम इसका? वो 11 तारीख को, 11/8/2024। आज क्या तारीख है? 13 है, 14, 15, 16 है। ओ परीक्षा देने तो लास्ट क्लास तो 14 को न हुआ है, परसों न हुआ है। 11 को आपका परीक्षा था। ओ ओ मतलब जब मन हुआ आए, नहीं मन हुआ नहीं आए। शादी हो गया? हो गया तब क्या क्या विचार है? शादी करना है कि नहीं करना? कैसे नौकरी लगेगा? 11 तारीख को एग्जाम हुआ, 14 तारीख को भी क्लास नहीं किए। जब मन होता है पढ़ते हैं, नहीं मन होता है नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे में नौकरी लगता है? नौकरी क्या है? दाल भात चोखा कि एक कुकर में दिए, 3 सीटी लगाए, आलू निकाले, प्याज काटे, नमक देके मिला के खा लिए। दाल भात चोखा है क्या नौकरी? सबको नौकरी मिलता है? सबको नौकरी नहीं मिलता। भागिए, ये लड़का के जस्ट पीछे वाला आ जाइए। बंगाल के किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था, महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स। जाइए, भागिए। ए लड़की, ए चश्मा वाली, खड़ी हो जाओ उधर पिलर के पास जो है। इधर 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 देखो। तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? हार्डिंग, हैदर अली। हैदर अली इसका मौसा था, हैदर अली। क्वेश्चन तुम समझी है? फिर से सुनो। तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तब कहेगी रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट दाल भात चोखा है, रोड पर का वो पानी पूरी है, कहीं पे जाके खड़ा होकर के भीख मांगना शुरू कर दिए। ए लड़का, इधर जो है ब्लू टी शर्ट, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अरे आप ही को बुला रहे हैं। हाँ आइए। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ठगों के दमन से कौन संबंधित है? ठगों के दमन से कौन संबंधित है? किए हैं ऑब्जेक्टिव। कहां गए थे? मौसी बीमार पड़ गई थी, उसका इलाज करवाने पीएमसीएच गए थे। ठगों के दमन से कौन संबंधित है? बताइए आप दूसरा क्वेश्चन। लॉर्ड कर्जन ने किस अधिकारी से विवाद के कारण अगस्त 1905 में त्यागपत्र दे दिया?
बताइए, एक बात बताइए, इसमें टीचर का क्या दोष है? टीचर का कोई दोष है? इसमें से एक भी क्वेश्चन बताइए जो हम नहीं पढ़ाए हो। भागिए, भागिए, दोनों भागिए, 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 भागिए। एकदम नालायक निकम्मा सब है। अब सुनिए, बैठ जाइए। अब निकम्मिए हैं आप लोग तो हम क्या कर सकते हैं। कल बिट्टू सरना है, क्लास नहीं होगा, ठीक है। रविवार को छुट्टी रहता है, सोमवार को रक्षाबंधन है, ठीक है। आप लोग रक्षाबंधन में घर भी जा रहे हैं? कितने लोग रक्षाबंधन में घर जा रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए, थोड़ा पता चल सके। जा रहे हैं घर? अरे हाथ खड़ा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको थोड़े मारेंगे, अजीब हाल है। ईमानदारी से कितने लोग रक्षाबंधन में घर जा रहे हैं? जाना चाहिए, घर जाना चाहिए, अच्छी बात है घर जाना, ठीक है। जा रहे हैं लोग घर, चलिए ठीक है। कल क्लास नहीं है, परसों रविवार है और सोमवार को जो है रक्षाबंधन है, इसलिए हम लोग आगे मिलेंगे। मंगलवार को नहीं मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे बुधवार को। बुधवार को मिलेंगे कि मंगलवार को ही मिले? मंगलवार को ही मिले? हाँ, मंगलवार को मिले या बुधवार को? मंगलवार को मिले। कितने लोग हाथ खड़ा कर? चलिए, बुधवार को मिले, लगभग बराबर है। अब सुनिए, होमवर्क सुनिए अपना अपना। इतिहास तीनों चैप्टर क्लियर रहना चाहिए। पॉलिटी पहला चैप्टर क्लियर रहना चाहिए। बायोलॉजी पहला चैप्टर क्लियर रहना चाहिए। 3, एक 4, एक 5, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, पांचों चैप्टर क्लियर रहना चाहिए। और हम लोग मंगलवार को ही मिलेंगे और मंगलवार को आपका होगा टेस्ट। अभी ही बोल दे रहे हैं, मंगलवार को होगा टेस्ट। किस चीज का टेस्ट? तो 3 चैप्टर इतिहास जो खत्म हो गया है उसका टेस्ट, एक चैप्टर बायोलॉजी जो खत्म हो गया है उसका टेस्ट, और एक चैप्टर पॉलिटी जो खत्म हो गया है उसका टेस्ट। मंगलवार को आपका होगा टेस्ट। अब बुधवार से फिर होगा क्लास शुरू। तो मेन क्लास आपका मंगलवार से ही है। सब लोग प्रिपरेशन करेंगे और इस टेस्ट के जरिए ही कुछ लोगों को लाइब्रेरी के लिए चुन लिया जाएगा और यह टेस्ट भी साफ सुथरा होगा। और एक बेंच पे 2 से 3 या 2 लोग बैठा करके टेस्ट लिया जाएगा और चूज करके ऊपर के 50-50 लोग को चूज करके उसका इंटरव्यू रखेंगे। इंटरव्यू में 5 सवाल पूछेंगे वही 5 चैप्टर से, तब एलो होगा। इन्हें टेस्ट में चोरी करके टॉप कर गए, लाइब्रेरी एलो करवा लिए और फिर नीलवटे सन्नाटा, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हम बशर्ते टाइम देंगे। हम एक प्रकार से आप पे खर्च कर रहे हैं। लाइब्रेरी जो निःशुल्क अवेलेबल करवा रहे हैं, एक प्रकार से हम आप पे खर्च कर रहे हैं। तो हम खर्च आप पे क्यों करेंगे? आप अच्छे होंगे पढ़ने में तब ना करेंगे। ऐसे हम आप पे खर्च क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसी वजह से इस टेस्ट के जरिए 50 लड़का 50 लड़की को चूज करेंगे और फिर अगले टेस्ट के जरिए 50 लड़का 50 लड़की को चूज कर लेंगे। समझ गए? तो मंगलवार को आपका है टेस्ट, समझे? और यही 5 चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है और लगभग वैकेंसी क्लियर करने में पूरे 1 साल का समय लगता है। पूरे 1 साल लाइब्रेरी आपको फ्री रहेगा, पूरे 1 साल, लड़का लड़की सबको।
लड़का लड़की सबको पूरे 1 साल के लिए, पूरे 2024-25 वैकेंसी के दौरान लाइब्रेरी जो है प्री मेंस तक रहेगा अवेलेबल आपको। और उसमें अगर मान लिया जाए कि आपका प्री नहीं हुआ, आउट, जिसका मेंस होगा वही रहेगा। ठीक है, ये बात है। और लाइब्रेरी में भी टेस्ट होगा, टेस्ट में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो आउट, समझे। और हम अपने संरक्षण में लाइब्रेरी में पढ़वाएंगे, समझे। और यही है, और तो कुछ है नहीं। होमवर्क समझ गए? पढ़िएगा ना। टेस्ट देने मंगलवार को आइए, और क्लास में बुधवार को मिलेंगे। टेस्ट का टाइम आपके बैच के टाइम पे, आपका जो बैच का टाइम है वही टेस्ट का टाइम है। हाँ, 10 बजे से आपका बैच है, टेस्ट 10 बजे से होगा। ठीक है, मिलते हैं मंगलवार को टेस्ट में। धन्यवाद। रुकिए ना, मिलेगा, हम तो